हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग अपनी इजी अंग्रेजी की सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये टॉपिक होता क्या है और इसके रूल्स कैसे काम करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, टॉप 5 रूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसके जो एक्चुअल रूल्स होते हैं वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बिकॉज ग्रामर इज वेरी वेरी वास्ट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ रिलेशनशिप किस किस स्टैंडर्ड पर सेट हो सकता है, कौन कौन से पॉइंटर्स हो सकते हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है ना। हर चीज़ को ध्यान में रखकर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट किया जा सकता है। बट हम यहाँ पर टॉप 5 ऐसे रूल्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के, कंपेटिटिव एग्जाम्स में आने के, और आप चाहकर भी इन मिस्टेक्स को अपने ग्रामर में नहीं कर सकते व्हाइल यू आर राइटिंग द सेंटेंस, व्हाइल यू आर स्पीकिंग द सेंटेंस। ठीक है, तो इंग्लिश में ये वाली मिस्टेक्स आप कभी ना करें, लिखते टाइम बोलते टाइम। इसीलिए इसको एटलीस्ट आप लोग आज समझ लीजिए। टॉप 5 रूल्स आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। देखो, एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, दोनों में सहमति है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सहमति है, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब को जब हम लोगों ने एक सेंटेंस में यूज किया तो कुछ रूल्स बनाए, है ना। कुछ रूल्स बनाए और इनको बोला कि ऐसा है कि भाई आपको भी और भाई साहब आपको भी और बहन जी आपको भी, सब लोगों को इन रूल्स को अग्री करना पड़ेगा। अग्रीमेंट का एक और सिनोनिम होता है जो आपने बहुत जगह देखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड इज कंकर्ड, बेसिकली एक्सेप्ट करना और अग्री कर जाना, राइट। तो अभी क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना। आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होगा मेरा? सिंगुलर सब्जेक्ट मेरा तभी होगा जब मैंने यहाँ पे लिखा है ही, यहाँ पे लिखा है शी, या किसी का नाम लिखा हुआ है, नेहा, सुनीता, रमा, शाहिद, ऋतिक, शाहरुख, रणबीर, है ना। ये सब लोग क्या हो गए, ये अपने सिंगुलर पर्सन हो गए। अब मैं अगर कहती हूँ कि ऋतिक रोशन डांस करता है, ऋतिक मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज मेरा फेवरेट है। शाहिद एंड ऋतिक मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं जब हम लोग मूवीज़ देखा करते थे। अभी मैं नहीं देखती हूँ तो अभी ऐसा कुछ रहा नहीं मेरे साथ में। बट एनीवे, अगर मैं बोलती हूँ कि ऋतिक डांस करता है, मैंने नाम लिखा ऋतिक का या मैंने लिखा नाम शाहिद का, ठीक है, तो मैंने बोला शाहिद, मैं बोलूँगी डांसेज करता है, डांसेस बन गया सेंटेंस। शाहिद डांसेस, डांस करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना जरूरी है। ये मैंने कब किया? जब मेरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था। अगर यही सिंगुलर ना होकर प्लूरल हुआ तो मैं डांसेस नहीं लिखूंगी, फिर डांस लिखूंगी। तो मैं बोलूंगी एक्टर्स, यानी कि बहुत सारे एक्टर्स मिलकर डांस करते हैं, तो मैं बोलूंगी एक्टर्स डांस, राइट। तो ये क्या है? ये है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की बात। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। इसको बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल का रूल, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हेल्प करता है। ये रूल नंबर 1 भी होता है। और इसको आप लोग इस तरीके से समझिए कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ कभी भी गलत वर्ब नहीं लगा सकते, है ना। अगर प्रेजेंट, अब यही चीज है, चलो हम लोग रूल पढ़ना ही शुरू कर देते हैं। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ सेम, है ना। अगर हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल है तो भी सेम ही रूल अप्लाई होगा। अब यहां पर ना ऐसा नहीं है, बच्चों वाली चीजें नहीं है कि मैडम आपने तो बोल दिया टीचर, तो टीचर के साथ होगा टीचेस, TEACHES। और अगर ये बहुत सारे टीचर्स हैं, TEACHERS, तो होगा टीच। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ एस और एस नहीं होता, लेकिन जब मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस में लगती है तो वो सिंगुलर ही काउंट होती है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखेगा और कहीं नहीं होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, है ना। जैसे टीचेस, डांसेस, ईट्स, प्लेस, सिंग्स, राइट्स, बस यही मिलेगा। जब भी ऐसा होगा ध्यान रखना ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। सब्जेक्ट के ये ऑपोजिट होता है, जो हमारा नाउन होता है वहां एस लगा के वो प्लूरल बन जाती है, लेकिन वर्ब में एस लगाकर वो सिंगुलर बन जाती है, उल्टा हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है बिल्कुल, ठीक है। बाय द वे, दोनों सेंटेंसेस जो लिखे हैं सही है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। टीचर टीचेस, टीचर टीचर्स टीच, टीचर टीचेस, टीचर्स टीच। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए तो आपको हमेशा इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक और चीज देखो इंटरेस्टिंग, क्या इतनी ही ईजी होती है सब्जेक्ट के साथ वर्ब को लगाना? ये तो कोई भी कर देगा, सीखने के बाद कोई भी कर देगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट को ढूंढने में, ठीक है।
प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट को ढूंढने में कि कभी कभी हमारा सब्जेक्ट इतना ज़्यादा हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, या इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वर्ब कैसे लगाएं। बस वही सारी कहानी है और वहीं से सारे रूल शुरू होते हैं। जैसे कि ये रूल तो बहुत ईजी था, आपको समझ आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस है, सब लोग चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे, सॉइल ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, बैंक्स ऑफ रिवर्स सैंडी इज MR, कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इज लगाइए, एम लगाइए, आर लगाइए, प्रेजेंट की कोई भी टू बी फॉर्म आपको यहाँ पे लगानी है। अब आप मुझे बताइए एम तो क्या ही लगेगा, इज आर में ढूंढोगे, बताओ। सॉइल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, मतलब बैंक्स मतलब बैंक, किनारे, नदी के किनारे, नदियों के किनारों की जो मिट्टी होती है वो सैंडी है, सैंड जैसी है। अभी यहां आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? क्या बैंक्स हमारा सब्जेक्ट है? क्या रिवर्स, रिवर्स है तो आर लगा देंगे ना। क्या सॉइल, मिट्टी हमारा सब्जेक्ट है? तो ऐसे में कंपाउंड सेंटेंस में जब हमें अपनी सब्जेक्ट ढूंढनी पड़ती है वहां गड़बड़ हो जाती है, बच्चे वही मिस्टेक कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं सेंस ऑफ लैंग्वेज अपना यूज करिए और वहां देखिए एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है। तो द सॉइल इज सैंडी ना, व्हाट इज सैंडी, किसकी बात हो रही है? बैंक्स की बात हो रही है, रिवर्स की बात हो रही है? रिवर्स की बात नहीं हो रही, बैंक्स की बात भी नहीं हो रही, सॉइल की बात हो रही है। तो सारा सेंटेंस काट दो, लिखो द सॉइल इज सैंडी, कहाँ की? बैंक ऑफ रिवर की, रिवर के बैंक्स की, मतलब जो किनारे हैं नदियों के उनकी। तो सब्जेक्ट को ढूंढने का इंपॉर्टेंट काम है, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। आया समझ में? चलो रूल नंबर 2 करते हैं कि कभी कभी, अब देखो जैसे हम लोग ना सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ढूंढना मुश्किल है, बाकी हर कोई सब कुछ भी कर लेगा, सब्जेक्ट को ढूंढने की ही प्रॉब्लम है सारी। या फिर एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है मेरा, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, तो उसमें से एक्चुअल कौन सा है। तो अभी यहाँ पे कुछ कंजक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद, इन एडिशन टू। लिस्ट थोड़ी और लंबी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है जो मैं यहाँ लिख कर लाई हूँ। और अगर मैं कोई भी 2 नाउन को लिखूँ और इनके बीच में इन कंजक्शंस को लगाऊं तो फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब साथ लगेगी, है ना, कौन सी वाली वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल, उसका गेम है। रूल समझ लेते हैं और उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो सेंटेंस कुछ दिखने में ऐसा होगा, आई along with, देखो ये वर्ब है ना, along with यहां से ले ली मैंने, my friends, FRIENDS, friends। ये बताना गो की फॉर्म लगानी है, कौन सी लगेगी, गो या गोज? गो टू सी द मूवी एवरी सैटरडे, नहीं फ्राइडे को रिलीज होती है ना, तो फ्राइडे को ही जाएंगे। चलो अभी आपको समझ आया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हर फ्राइडे को मूवी देखने जाती हूं। अभी यहां पर आप गो लगाएंगे या गोज लगाएंगे, 2 आपके पास में ऑप्शन है ना। या तो गो है, लिख देती हूँ यहाँ पे ऑप्शन, चलो ठीक है, एक आपको वैसे समझ ही आई गया होगा, या तो गो या गोज। बताइए मैं क्या लगाऊं, गो लगाऊं या गोज लगाऊं? अब यहां अगर आप गो लगाएंगे, ठीक है, अभी देखो एक काम और करो, मैं ना ही हटा देती हूँ, ही की जगह यहाँ आई की जगह यहाँ ही लिख देती हूँ, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आई से तो आप बना ही लोगे। ये लो, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अब ये भी चेंज हो जाएगा, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स गो टू सी द मूवी एवरी फ्राइडे। पहले वाले में एक ही आंसर होता, अब डिफरेंस आएगा आंसर में, अगर आप लोग देना चाहेंगे तो मैंने सही कर दिया है सेंटेंस। बताइए, ही along with his friends। अब देखो अगर आप बोलेंगे कि वो भी जाता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी जाते हैं, तो मैडम ये तो प्लूरल होना चाहिए, अभी अभी आपने बताया था, ये गो लगेगा यहाँ पे और हमारा आंसर बन जाएगा, राइट, बट रॉन्ग। रूल है कि जब भी एज वेल एज, बिसाइड्स, along with और इन एडिशन टू टाइप के कंजक्शंस, इन एडिशन टू इज अ कंप्लीट कंजक्शन, ये पूरा एक कंजक्शन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इन कंजक्शन से कभी भी आप अपने 2 सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, तो हमारे 2 सब्जेक्ट्स क्या थे, एक था ही और एक था हिज फ्रेंड्स, वो और उसके फ्रेंड्स, और इनको दोनों सब्जेक्ट्स को हमने किससे कंबाइन किया, along with से। इन एडिशन टू से भी कर सकते थे, एज वेल एज से भी कर सकते थे, और कौन सा बचा, बिसाइड से भी कर सकते थे। अगर इन कंजक्शंस के थ्रू मैं कभी भी 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करूंगी तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिर्फ और सिर्फ पहला सब्जेक्ट देखेगी बस, और उसके हिसाब से लगेगी। तो मुझे आंखें बंद करके सेंटेंस में
बाकी का सारा पार्ट डिलीट कर देना है और बोलना है ही गोज। साथ में कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं, ही गोज। सो दैट वुड बी माई करेक्ट आंसर। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि जब भी आप दो सेंटेंसेस, दो सब्जेक्ट्स को along with, as well as, besides या फिर in addition to के साथ में जोड़ेंगे, तो जब आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगा रहे होंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब भी लग सकते हैं, अगर इज एम आर होता तो इज लगता, गो और गोज में से चूज करना है तो गोज लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब जब चूज करनी होगी, हेल्पिंग वर्ब जब चूज करनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ पहला सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में कौन सा है, बस उसके हिसाब से लगाएंगे, बाकी को देखेंगे भी नहीं। समझ आ गया। रूल नंबर 3 करते हैं। देखो ये ना पॉकेट साइज वीडियोस हैं बच्चों, जिसमें हम लोग आपको बहुत इजी वे में जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियोस के अंदर रूल्स बता रहे हैं। ये पूरे 2 दिन का कोर्स होता है अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने के लिए। तो आप इस चैनल पर लाइव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस भी देख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और इस सेशन की अभी मैं कराने वाली हूँ। तो साथ में जुड़े रहिएगा, साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। रूल नंबर 3, अब देखो यहाँ पे भी आपको कुछ कंजक्शंस दिख रहे होंगे, इनको कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं बच्चों। एक हो गया ईदर और, एक हो गया नीदर नॉर, एक हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनको भी सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जा सकता है। जैसे वही वाला लगा लेते हैं जो हमने लिखा था ना पहले, ही, ठीक है। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट्स थे हमारे पास में, एक था ही और एक था हिज फ्रेंड्स, यही था ना, यही लिख लेती हूँ मैं फिर से। अब एक सेंटेंस बनाते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने जाता है। अब हम यहाँ पे नॉट ओनली, नीदर और नॉर लगाएंगे, तो देखो नीदर नॉर या ईदर और में क्या होता है, लगाने का तरीका होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीदर नॉर को तरीके से लगाएंगे जैसे इनको लगाया जाता है। तो नॉर तो यहाँ लिख जाएगा बीच में और नीदर यहाँ लिखा जाएगा। इनको ना ऐसे लिखा जाता है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, सब्जेक्ट के थोड़ा पहले और सब्जेक्ट के थोड़ा बाद और फिर दूसरा सब्जेक्ट बीच में। तो आप, मैं इसको ना ऐसे करके वो कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कौन सा शब्द क्या है। नीदर एंड नॉर इज द कंजक्शन, ठीक है, एंड ही एंड हिज फ्रेंड्स आर दी सब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया। सो नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब मैं आगे का सेंटेंस बनाना शुरू करती हूँ। डैश टू सी द मूवी एवरी, यही था ना हमारा सेंटेंस, वही बनाऊंगी। टू सी द मूवी एवरी फ्राइडे। हर फ्राइडे को ना तो उसके फ्रेंड्स जाते हैं और ना वो जाता है। अब इस सेंटेंस में रूल क्या था, नया पढ़ना पड़ेगा अब आपको। एज वेल एज वाले में तो हमने क्या करना था ना, ही देखा और बाकी का सब काट दिया। ही के हिसाब से गोज लगा दिया, आई के हिसाब से गो लगा दिया, बहुत सारे लोगों के हिसाब से प्लूरल, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर। यहाँ पे रूल बोलता है कि हमेशा ये देखो कि जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, जैसे यहाँ हमें क्या है, गो और गोज में से ढूंढना है ना। तो देखो गो और गोज के सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, सबसे पास वाला सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। तो बस हिज फ्रेंड्स सिंगुलर है तो सिंगुलर के, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से गो प्लूरल वर्ब लग जाएगी। तो ये एक्चुअली पहले वाले रूल का बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले वाले रूल में सब्जेक्ट स्टार्टिंग का देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट एंड का देखते हैं। जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पास वाला होता है वो, अगर वो प्लूरल है, फ्रेंड्स लिखा हो ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे शी लिखा होता, ही लिखा होता, एक ही फ्रेंड लिखा होता तो सिंगुलर आ जाता। इसके हिसाब से आप कितने लोग जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे सेंटेंस का में इसका कोई मतलब नहीं होता। आपको ग्रामेटिकली रूल सब्जेक्ट पिक करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है बच्चों, वन ऑफ द का रूल है ये। मतलब कि कभी भी आप सेंटेंस अगर लिख रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई FRIEND, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ दिस सिटी। आप देखो, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, वन ऑफ लिखने के बाद में पीछे क्या लगा हुआ है, एक नाउन लगा हुआ है, सिटी, बुक, नेम, फ्रेंड, कुछ भी है ना। पर यहाँ एक करेक्शन है जो अभी भी करना है, ये गलत लिखा हुआ है। अगर आप कभी भी वन ऑफ द लिख रहे हैं और उसके पीछे जो भी नाउन आप लगा रहे हैं उसको हमेशा प्लूरल बनाइए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द सिटीज। अब आप देखोगे और बोलोगे कि मैम ये तो हम कभी नहीं बोलते, मैं तो वन ऑफ द फ्रेंड बोलती हूँ। गलत बोलते हो। जब भी आप बोलना चाह रहे हो वन ऑफ, तो काफ़ी सारे होंगे भाई, इतनी सारी बुक होंगी, उसमें से मैं बोलूँगी ना वन बुक, वन ऑफ द बुक्स। अगर एक ही बुक होगी तो उसमें से मैं वन ऑफ द बुक कैसे बोलूँगी। या भाई मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, है ना, एक फ्रेंड मेरा ये है, एक फ्रेंड मेरा ये है और एक फ्रेंड मेरा ये है। अब मैं बोलूँगी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उनमें से एक,
मेरी पार्टी में आया। अब एक ही फ्रेंड है तो वही आया, तो फिर वन ऑफ द फ्रेंड का क्या मतलब है? वन फ्रेंड केम टू माई पार्टी। वन ऑफ द फ्रेंड्स बोलने का मतलब होता है कि सब में से कोई एक आया। तो हमेशा एक रूल को ध्यान रखेंगे, जब भी आप वन ऑफ से कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, जो भी नाउन लगाएंगे वो आपका प्लूरल होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। सिटीज, बुक्स, फ्रेंड्स, मॉन्यूमेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो लास्ट रूल, क्योंकि हमने टॉप 5 ही करने थे तो अब हम नंबर 5 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 5 बोलता है द रूल ऑफ, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना। अच्छा ओ ये वन ऑफ वाला था बच्चों, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड रुक जाओ। मैंने यहाँ पे आपको वन ऑफ पढ़ा दिया है तो मैं उसको वहीं करेक्शन कर लेती हूँ और दूसरा वाला आपको वहाँ बता दूंगी। वन ऑफ द है ना। चलो अब जो लास्ट का रूल है ना, ये हमारा एक्चुअली ये नहीं है। जो लास्ट का जो हमारा रूल है वो हमें बताता है द के बारे में। द प्लस नाउन एंड द प्लस नाउन। मतलब कि ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि कभी भी आप सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि उससे पहले द लिखा हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने बोला द टीचर एंड द डॉक्टर। अब ऐसा ही मैंने एक और सेंटेंस लिखा, यहां मैंने लिखा द टीचर एंड डॉक्टर। अब आप मुझे बताइए ये कितने लोग हैं और ये कितने लोग हैं? पहले सेंटेंस में कितने लोग हमारे पास हैं और दूसरे सेंटेंस में कितने लोग हमारे पास हैं? क्या आप बता सकते हैं? कोई डिफरेंस है या एक ही बात है मैम? सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है ये। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके नाउन से पहले द लगे होंगे, इट डिनोट्स कि हम डिफरेंट पीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला टीचर और स्टूडेंट अपना काम, टीचर और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। मैं बोलूंगी आर वर्किंग और आर डूइंग देयर वर्क। अगर मैंने बोला द टीचर एंड डॉक्टर तो मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ। वही टीचर डॉक्टर भी है, वही टीचर भी है, वही पर्सन। हो सकता है वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हो और एक डॉक्टर भी हो, राइट? तो मैं बोलूंगी इज, बस इतना सा डिफरेंस है। तो द की वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है वो उनकी जो है नंबर बदल जाते हैं। मतलब कि पहले सिंगुलर था, एक ही पर्सन था, 2 बार द लग गया। हर नाउन के बाद में द लगेगा, अगर पहले लगेगा तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, राइट? तो ये हो गया आपका द टीचर एंड द डॉक्टर। द टीचर एंड डॉक्टर इज, द टीचर एंड द डॉक्टर आर। क्लियर हो गया? तो देखो ये टॉप 5 रूल्स थे। आपको इसमें से कौन सा वाला नया रूल सीखने को मिला मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताना। आपको लगता है सारे आते थे तो वो भी बताना, और आपको लगता है मैडम ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, आज ही समझ में आया, तो वो भी बताना। मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट का कमेंट सेक्शन में, और मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।